हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, पिछले चैप्टर में हमने देखा था कि इंडिया को जो है एज अ नेशन बिल्डिंग किस तरीके से किया गया था। ठीक है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन का पंगा था, पार्टीशन का पंगा था। ठीक है, और मतलब काफ़ी ज़्यादा चैलेंजेस हमने देखे थे पिछले चैप्टर में। अब देखिए कि वो चीज़ें आगे आ गई, राइट्स भी कम हो गए, नए स्टेट्स भी बन गए। लेकिन अब देखिए कि आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अब लागू हो गया था, और सबसे पहली चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट थी कि इंडिया अब एक डेमोक्रेटिक कंट्री बन गया था। ठीक है, और डेमोक्रेसी में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इलेक्शंस। ठीक है, इलेक्शंस और एक स्टेट में करवाना और एक पूरे कंट्री में करवाना बहुत ही बड़ा चैलेंज है। कोई भी चीज़ अगर आप फर्स्ट टाइम करवा रहे हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा हसल होते हैं अगर उसको प्री प्लान नहीं किया होता। जैसे कि कोविड जो था हमारे लिए, सभी पूरे देश दुनिया अंतर के लिए बहुत ज़्यादा एक चैलेंज था। ठीक है, लॉकडाउन जो थे वो फर्स्ट टाइम हुआ था। तो कोई भी चीज़ अगर फर्स्ट टाइम करवा रहे हो तो एक चैलेंज रहता ही रहता है। ठीक है, और इंडिया में जो है एक पार्टी की डोमिनेंस जो है वो सबसे ज़्यादा थी, वो थी कांग्रेस पार्टी की। ठीक है, जो कि एक बीजेपी का बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट रहता है कि कांग्रेस 70 साल वो भी यूज़ करते हैं। तो ठीक है, हाँ, तो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे कि इलेक्शन कैसे हुए। ठीक है, और ये भी देखेंगे कि कांग्रेस की डोमिनेशन कैसी थी। ठीक है, वह मतलब कि वह एरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस। ठीक है, अब देखिए सबसे बड़ा जो चीज़ थी वो थी मेगा इलेक्शन। अब देखिए कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट किया है 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, और साइन किया गया था और 24 जनवरी 1950 को, और इफ़ेक्टिव हुआ 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, प्रियम्बल पे भी ये मेंशन किया गया है। 26 नवंबर वैसे आपका नेशनल लॉ डे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि देखिए कि अब उस टाइम पे जो है हमारी कंट्री जो है इंटरिम गवर्नमेंट पे चल रही थी। ठीक है, और अब ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो गया था कि एक फ़र्स्ट डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट होना है। ठीक है जी, फॉर द पीपल बाय द पीपल, है ना। तो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट के लिए बहुत ज़्यादा नेसेसरी था इलेक्शंस होना। ठीक है, और कॉन्स्टिट्यूशन ने इसके प्रावधान दिए हुए थे। ठीक है, डॉक्टर अम्बेडकर ने जब बनाए थे तो इसमें स्पेसिफिकली इलेक्शन के प्रावधान दिए हुए थे। और देखिए कि 1950 से लेके आज 2022 है, ये प्रावधान आज तक लागू हो रहे हैं। ठीक है, इलेक्शंस हो रहे हैं और होते रहेंगे, और जब तक ये देश है इलेक्शंस होंगे ही होंगे। ठीक है, अब इनिशियली क्या सोचा गया था कि ये एक कुछ ही महीनों की बात है। ठीक है, कि हो जाएंगे इलेक्शन कुछ ही महीने में, और मतलब इतना आइडिया नहीं था। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा पचड़े थे। अब क्या था कि देखिए, एक तब से पहले कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है 1950 जनवरी में स्थापित किया गया। ठीक है, और सुकुमार सेन जो है वो फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर बने। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर। ठीक है, तो अब ये एक बात डिसाइड होगी कि इलेक्शंस होने ही होने हैं। ठीक है जी, और इलेक्शन जो है वो एक्सपेक्टेड थे 1950 के आसपास ही। ठीक है, जब हमारा संविधान लागू हो गया तो उसके आसपास ही जो है इसको बोला कि चलो अब इलेक्शन करा लेते हैं। लेकिन मेगा प्रॉब्लम्स में क्या है कि इस टाइप का इलेक्शन जो है वो कभी भी किसी भी दुनिया में इतने बड़े स्केल पे जो है नहीं कराया गया था। ये एक सबसे बड़ा था। नए नए स्टेट बने हैं, उत्तर से लेके दक्षिण तक, मतलब पूरे पूरे कंट्री में एक ही टाइम पे करना है। ठीक है, और आज भी ऐसा है कि सारे इलेक्शन फेजेस में होते हैं। ठीक है, लोकसभा के भी इलेक्शन देखेंगे, इट हैपन्स इन द फेजेस, क्योंकि एक दिन में एक बार में नहीं हो सकता। तो ऐसे हो जाता है कि इलेक्शन कमीशन आपके जैसे 5 स्टेट्स ले लिए हैं कि महाराष्ट्र हो गया, वेस्ट बंगाल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इसकी इस पर्टिकुलर डेट पे होंगे। और ठीक है, अब तो नए गाइडलाइंस भी आ गए हुए हैं। ठीक है, फिर भी ये एक महीने के पूरे प्रोसेस में अगर सारा हो जाता है तो एक पर्टिकुलर डेट रखते हैं कि रिज़ल्ट डिक्लेरेशन की। ठीक है, ये आज का है। ठीक है, अब देखिए उस टाइम की बात क्या थी कि उस टाइम पे 17 करोड़ एलिजिबल वोटर्स थे, जो कि जिन्होंने 3200 MLAs और 489 मेंबर्स ऑफ लोकसभा करने थे। देखिए, अब यहाँ पे एक और भी पंगा ये था कि दोनों इलेक्शंस जो है इकट्ठे आ गए थे। ठीक है, ये MLAs जो हैं हमारे स्टेट के होने थे,
ठीक है। और आपके एमपीज़ जो हैं 489 वो आपके सेंटर के होने थे, ठीक है। तो अब इकट्ठे कराना है और ये एलिजिबल वोटर्स भी हैं। अब क्या हुआ कि देखिए सिर्फ 15% जो थे एलिजिबल वोटर वो पढ़े लिखे थे, मतलब बाकी की जनता अनपढ़ थी। तो सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था, ठीक है। अब इसमें ये भी हुआ कि आपके जो है इलेक्शन कमीशन को एक स्पेशल मेथड ऑफ वोटिंग जो है वो सोचनी पड़ी कि सबको पता चल जाए कि ये किस तरीके से वोटिंग होनी है, ठीक है। और इलेक्शन कमीशन ने जो है 3 लाख ऑफिसर्स को जो है और पोलिंग स्टाफ को जो है ये इसकी मतलब स्पेशल आपकी ट्रेनिंग दी, ठीक है। देयर वाज अ स्पेशल ट्रेनिंग जो कि वो दी गई थी। अच्छा, जैसे इलेक्शन कमीशन ने देखा कि अब हर इंडिविजुअल को जो है एक अपना वोटर आईडी कार्ड है, तो मैक्सिमम देखा गया कि वहाँ पे वाइफ ऑफ के नाम से जाना जा रहा है, डॉटर ऑफ के नाम से जाना जा रहा है, मतलब इंडिविजुअल एंटिटी तो थी ही नहीं, ठीक है। तो ये भी एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था इलेक्शन कमीशन के सामने कि इंडिविजुअल एंटिटी होना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि हर वोट काउंट करता है, ठीक है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज के अकॉर्डिंग जो है इलेक्शन कराना है, तो हर एक वोट काउंट करता है, हर किसी की एक इंडिविजुअल आइडेंटिटी होना ज़रूरी है। तो ये जो है प्रॉब्लम्स दिख रही थी, ठीक है, कि आपका जो है अनपढ़ हैं इनको किस तरीके से करना है, ठीक है। फिर क्या है कि किस तरीके से इसको कंडक्ट कराया गया, ठीक है। अब देखिए कि जो कि ये इलेक्शंस जो है 2 बार तो पोस्टपोन ही हुए थे, ठीक है। और फाइनली जो है अक्टूबर 1951 से लेके फरवरी 1952 तक, ठीक है, ये इतना टाइम पीरियड इसको लगा, ठीक है, पोस्टपोन होने के बावजूद। और इसको जो है अब बेसिकली रेफ़र किया जाता है 1952 का इलेक्शन ही, ठीक है। 1951 से स्टार्ट हुए थे, लेकिन मोस्ट पार्ट्स जो थे कंट्री के उन्होंने वोट किया था जनवरी 1952 में, ठीक है। अब 6 मंथ्स जो है वो कैंपेनिंग के लिए लगे, पोलिंग के लिए लगे और काउंटिंग के लिए लगे। देखिए अभी तो हमारा जो ईवीएम है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है, लेकिन उस टाइम पे ये प्रावधान नहीं था, ठीक है। अब देखिए हर एक सीट पे मोर देन 4 कैंडिडेट्स थे, ठीक है। तो इलेक्शन एक पर्व की तरह ही बन गया था, ठीक है। और जो पार्टिसिपेशन का लेवल था बहुत ज़्यादा इनकरेजिंग था, और हाफ जो एलिजिबल वोटर्स जो हैं वो आए थे वोट देने, तो ये भी बहुत ही अच्छा था। अच्छा देखिए कि जब भी कोई नया देश बनता है तो पूरी दुनिया की नज़र जो है वो उस देश पे गड़ी रहती है। छोटा देश है तो इतनी नहीं, लेकिन एक एरिया वाइज और पॉपुलेशन वाइज बड़ा देश है, तो उस पर पूरी की पूरा वर्ल्ड जो है उस पर आय जो है गड़ा के रखता है। तो ये इलेक्शन का एक प्रोसेस था, सारी दुनिया इसको वेट कर रही थी, और मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ तो ये सोच रही थी और वेट कर रही थी कि कहाँ पे ये स्क्रू अप करते हैं, कहाँ पे ये सारा का सारा तामझाम विफल हो जाता है, ठीक है। चलिए, तो देखिए अब मेथड ऑफ इलेक्शन किस तरीके से बनाया गया था, ठीक है। अब देखिए कि अभी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तो अभी के टाइम में, उस टाइम पे क्या गया था कि देखिए कि सबसे पहले क्या है, ये डिसाइड किया गया था कि हर पोलिंग बूथ पे एक बॉक्स रखा जाएगा जहाँ पे कैंडिडेट का जो है इलेक्शन सिंबल होगा, ठीक है। जैसे कि ये आपका जो है सपोज़ मैं हूँ अभय और ये बीजेपी, ठीक है, ये तो मेरा कमल का निशान, फिर ये आ गया सुखमन, ये आपके आ गया झाड़ू का निशान, ठीक है। इस तरीके से होता था, ठीक है। और ये मतलब यहाँ पे बॉक्सेस के सामने होता था और ठप्पा लगाने वाला सिस्टम होता था, और हर एक वोटर को जो है एक ब्लैंक बैलेट दिया जाता था पेपर में, जिसको उन्होंने जो है, जो ये आप देख रहे हैं अभी जो ये बुज़ुर्ग हैं, इस पेटी में जो है इनको उसमें वोट डालना था, ठीक है जी। और करीबन 20 लाख स्टील बॉक्सेस जो है वो यूज़ किए गए थे इस पर्पज़ के लिए, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं ये स्टील बॉक्सेस, ये बॉक्सेस जो हैं यूज़ किए गए थे, इस पे आप यूजुअली ठप्पा लगाते थे, ठीक है। इनफैक्ट आप अगर जो अभी कॉलेजेस के भी कुछ इलेक्शंस होते तो वहाँ पे भी बैलेट सिस्टम ही है, ठीक है। उसमें क्या है कि आपका जो है स्टैंप लगती है कैंडिडेट की, जो ठीक है कई बार कोडिंग दे दी होती है, कई बार निशान दे दिया होता है। तो बेसिकली वो डेमोक्रेसी का ही पार्ट है कि कॉलेजेस में भी होता है, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी में ये अभी भी होता है, ठीक है। फिर अब देखिए कि कांग्रेस की डोमिनेशन जो है वो फर्स्ट 3 इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा थी, ठीक है।
अब कांग्रेस जो है पहले 3 इलेक्शन 1952 से 67 तक जीतती आई। ये देखिए कि आपके जितने भी येलो दिख रहे हैं ये सारा का सारा कांग्रेस डोमिनेटेड है। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस है, ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर, और सीपीआई जो है केरला में उसने मार्क किया था, ठीक है। तो देखिए अब रिज़ल्ट जो है वो किसी को भी इतना सरप्राइजिंग नहीं था और उसकी रीज़न्स भी थे, ठीक है। कि आप देखिए कि कांग्रेस जो है बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पार्टी थी उस टाइम पे, ठीक है। और इनके मैक्सिमम जितने भी लीडर्स थे उन्होंने जो है फ्रीडम स्ट्रगल में काम किया था, ठीक है। जैसे जवाहरलाल नेहरू हो गए, ठीक है, वल्लभ भाई पटेल हो गए। अब इन्होंने जो है दे ऑल हैड डन अ लॉट ऑफ वर्क इन द फ्रीडम स्ट्रगल। तो लोग जो है उनको वैसे ही पसंद करते थे और पसंद के साथ साथ उनको पहचानते भी थे, ठीक है। और इंडियन नेशनल कांग्रेस जैसे कि एक्सपेक्टेड था कि ये इलेक्शन जीतेगी, ठीक है जी। और इसको जो है अब देखिए नेशनल मूवमेंट की वजह से एक लेगेसी ही मिल गई हुई थी जीतने के लिए, ठीक है। और जब फाइनल रिज़ल्ट हुए तो मतलब कि विक्ट्री जो है वो कांग्रेस को भी सरप्राइजिंग नहीं लगी, ठीक है। अब देखिए पार्टी ने 364 सीट्स जो है 489 से जीती थी, जो कि अभी जो है बीजेपी 2014 के आप इलेक्शंस देखेंगे वैसे वाली टाइप की जो है आपकी लोकसभा में बहुत ही ज़्यादा एक पकड़ बनाई, ठीक है जी। और इनको कोई चैलेंजर भी नहीं था, ठीक है। अब देखिए कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो है वो नेक्स्ट टर्म ऑफ सीट्स में सिर्फ 16 सीट्स ही लेके आई। और आज भी हम देखते हैं कि सीपीआई जो है इसका अब वेस्ट बंगाल भी हो गया है, ठीक है। तृणमूल कांग्रेस है या फिर केरला है, यहाँ पे इनकी डोमिनेंस रहती है, ठीक है। या फिर AIDMK है तमिलनाडु में। अब वो थोड़े से समीकरण चेंज हो रहे हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि ये कांग्रेस से डोमिनेंट क्यों थी ये जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले देखिए बहुत ज़्यादा पार्टीज़ ने कंटेस्ट किया था इलेक्शन, ठीक है जी। और जो कंडीशंस थी फ्री और फेयर इलेक्शन की वो तो वहाँ पे वैलिड ही थी, लेकिन कांग्रेस ने है सारे के सारे इलेक्शन जीत लिए। अब ये सिमिलर थी डोमिनेंस की जो कि अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस जो है उसने भी साउथ अफ्रीका में जो है अपनी विजय प्राप्त की थी। तो ऑब्वियसली जब लोग रिलेट करते हैं आपके एक पर्टिकुलर लीडर से, ठीक है जी, नेल्सन मंडेला वहाँ के लीडर थे, तो उसी तरीके से यहाँ पे भी कांग्रेस को जो है लोग रिलेट कर पाते थे। अब देखिए इसकी जो रूट्स हैं वही है कि जो लेगेसी जो थी फ्रीडम स्ट्रगल की, ठीक है, बापू ने काम किया था, ठीक है, सारे लीडर्स ने काम किया था। तो वो बिल्कुल मतलब कि एक होता है ना कि यार इन्होंने इतना संघर्ष किया है तो वोट तो इन्हीं को ही देना है, ठीक है। और ये जो नेशनल मूवमेंट थी इसकी एक इनहेरिटर, ठीक है, मतलब कि विरासत में ये जो चीज़ है कांग्रेस को मिली, ठीक है। बहुत से लीडर जो थे वो फोर फ्रंट ऑफ स्ट्रगल जो थे वो कंटेस्ट कर रहे थे, ठीक है। जो जेल में गए थे, लाठियाँ खाई थी, ब्रिटिश के अगेंस्ट उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो आपके इलेक्शंस में खड़े हुए हैं, तो रिलेटिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब कांग्रेस एज कोलिशन कैसे आई, ठीक है, कि कांग्रेस एक एक्सेप्टेड पार्टी क्यों मानी जाती थी उस समय में वो देखते हैं। देखिए कांग्रेस जो है वो पहले जो शुरू में वहाँ पे क्या था कि इंग्लिश स्पीकिंग अपर कास्ट और अपर मिडिल क्लास और अर्बन एलीट इसके पार्ट थे, ठीक है। फिर क्या हुआ, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट स्टार्ट हुआ, ठीक है। तो आपने हिस्ट्री में पढ़ा होगा सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, ठीक है। तो उसमें क्या है कि इसका जो बेस है वो सोशल बेस जो है वो बढ़ना शुरू हो गया, ठीक है जी। उसमें डाइवर्सिफिकेशन होना स्टार्ट होगी, बाकी जितने भी ग्रुप्स के लोग हैं, पहले तो इसमें इंग्लिश स्पीकिंग एलीट अपर मिडिल क्लास आ गए थे, अर्बन एलीट थे, लेकिन अब इसकी डाइवर्सिफिकेशन होने लग पड़ी जिसकी वजह से जो इंटरेस्ट हैं वो भी थोड़े से डाइल्यूट होने लग पड़े और बढ़ना शुरू होगी पार्टी। अब देखिए इसमें कि मज़दूर जुड़ गए, इंडस्ट्रियलिस्ट जुड़ गए, अर्बन ड्वेलर्स जुड़ गए, विलेजर्स जो कि आज भी 70% जो हैं अभी हमारी कंट्री का पार्ट हैं, देखिए वो भी इनसे जुड़ गए, ठीक है। वर्कर्स जुड़ गए, ओनर्स जुड़ गए, मिडिल क्लास, लोअर क्लास, अपर क्लास, कास्ट, हर तरीके के हर वर्ग के लोग जो है कांग्रेस से जुड़ गए, जो कि इसको एडिशन होती गई और इसकी वजह से ये एक पक्की और बड़ी एक पार्टी के रूप में बनना शुरू हो गई, ठीक है। ग्रेजुअली इसकी जो लीडरशिप है वो भी जो अपर कास्ट और अपर क्लास से जो है हट के एक डाइवर्सिफाई उसमें आ गई, ठीक है। डॉक्टर अंबेडकर भी थे, ठीक है, फिर इवेंचुअली ही मेड अनदर थिंग, ठीक है। फिर
आपके मुस्लिम्स थे इसमें, सारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब, इट वाज अ पार्ट ऑफ कांग्रेस। तो लीडरशिप जो है वो भी एक्सपैंड करी, ठीक है। और देखिए कि क्लास प्रोफेशनल के साथ साथ एग्रीकल्चर बेस्ड लीडर्स भी थे, जिसकी वजह से हर, देखिए अब अमूमन होता है क्या है कि आपके लीडर के साथ आप कितना रिलेट कर पा रहे हैं उतना ही आपको फ़ायदा मिलता है एज अ पार्टी में, ठीक है। जैसे कि यू कैन सी मोदी जी, ही ट्राइज टू रिलेट विद हिमसेल्फ विद गरीबी, ठीक है। मतलब वो कहते हैं कि मैंने चाय बनाई है, ठीक है। एनीवे, तो अब देखिए इंडिपेंडेंस के टाइम पे कांग्रेस जो है वो एक रेनबो लाइक सोशल कॉलिशन में बन गई, और ये ब्रॉडली जो है इंडिया की डाइवर्सिटी, ठीक है, डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट करने लग पड़े। क्योंकि इंडिया में देखिए बहुत टाइप की क्लासेस, कास्ट, रिलीजन और लैंग्वेजेस हैं, और कांग्रेस में इसका पूरा का पूरा सम्मिलित था, ठीक है। मतलब एवरीथिंग वाज देयर, वो मसाला बॉक्स में, ठीक है। आपके मतलब कास्ट भी है, क्लासेस भी हैं, रिलीजन भी हैं, पीजेंट्स भी हैं, विलेजर्स भी हैं, ठीक है। एवरी वन वॉज देयर अंडर द सेम रूफ। तो इसकी वजह से कांग्रेस एज अ कोलिशन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। अब देखिए कि ऑपोजिशन पार्टीज़ जो हैं उसकी इमरजेंस भी स्टार्ट हुई, लेकिन बहुत ही स्लो, ठीक है। अब वो कैसे थी, ठीक है। अब देखिए कि अर्ली ईयर्स में जो है एक बहुत ही ज़्यादा म्यूचुअल रिस्पेक्ट थी लीडर ऑफ कांग्रेस और जो ऑपोजिशन में, ठीक है। जो इंटरिम गवर्नमेंट जो थी, जो कि रूल कर रही थी कंट्री डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद, तो इसमें देखिए कि ऑपोजिशन लीडर में डॉक्टर अंबेडकर थे, और श्यामा प्रसाद मुखर्जी भी जो हैं कैबिनेट में पार्ट थे। तो ये देखिए कि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब देखिए कि लेट 90s में भी जो है, ठीक है, अटल बिहारी वाजपेयी ऑल्सो बिलीव्ड इन दिस सेम थिंग, ठीक है। वो भी मतलब कि एक स्ट्रॉन्ग ऑपोजिशन के बहुत हित में थे, ठीक है। और ऑपोजिशन भी इस तरीके से मानी जाती थी कि पार्टियां आएंगी जाएंगी लेकिन देश रहना चाहिए, ठीक है। तो एक बहुत ही ज़्यादा एक एमिकेबल रिलेशनशिप था, ठीक है। और जवाहरलाल नेहरू ऑफ़र रेफ़र करते थे कि सोशलिस्ट पार्टी जो है, उनके जो जैसे जयप्रकाश नारायण जैसे लीडर्स हैं, उनको बोलते थे कि आप हमारे साथ हमारी गवर्नमेंट ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। माफ़ कीजिएगा। तो इस टाइप के पर्सनल रिलेशनशिप जो थे वो एक क्या है कि पॉलिटिकल एडवर्सरीज़ को डिक्लाइन करती थी, और पार्टी कंपटीशन को जो है वो काफ़ी इंटेंसली ग्रो करती थी, ठीक है। अब आज के टाइम की जो आपके पॉलिटिक्स है और उस टाइम की पॉलिटिक्स, उसमें ज़मीन आसमान का अंदर था, ठीक है। आज के टाइम में जो है कट थ्रोट कंपटीशन है, और उस टाइम पे जो है नेशन जो था सबसे इम्पोर्टेंट था। सब लोग एक ही पर्टिकुलर चीज़ के लिए अग्रसर थे, नेशन बिल्डिंग के लिए। भले ही धारणाएं जो हैं और आइडियोलॉजीज डिफ़र करती हैं, लेकिन नेशन बिल्डिंग के लिए थी, ठीक है। तो देखिए अब थोड़े से हम लीडर्स के बारे में देखते कि राजकुमारी अमृत कौर कौन थी। एक गांधीयन और फ्रीडम फाइटर थी, और रॉयल फैमिली ऑफ कपूरथला से बिलोंग करती थी। इन्होंने एक इनहेरिट किया था क्रिश्चियन रिलीजन अपनी मदर से, और ये मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, और ये मिनिस्टर फॉर हेल्थ इन इंडिपेंडेंट फर्स्ट मिनिस्ट्री थी, और ये हेल्थ मिनिस्टर 1957 तक रही, ठीक है। आचार्य नरेंद्र देव जी जो ये फ्रीडम फाइटर थे, और ये फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के, काफ़ी बार जेल जा चुके हैं फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम पे, और पीजेंट मूवमेंट्स में भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे। ये स्कॉलर थे बुद्धिज़्म के, और इंडिपेंडेंस जो है के बाद इन्होंने सोशल पार्टी का जो गठन किया, और लेटर उसको जो है प्रजा सोशल पार्टी का नाम दिया गया। बाबा भीमराव रामजी अंबेडकर, जिनको हम बहुत ही अच्छे तरीके से जानते हैं, ठीक है, ये लीडर ऑफ एंटी कास्ट मूवमेंट थे, और इनका स्ट्रगल फॉर जस्टिस ऑफ दलित और थे काफ़ी ज़्यादा रहा है। ये बहुत ही ज़्यादा स्कॉलर और इंटेलेक्चुअल थे, बहुत ज़्यादा इनकी डिग्रीज़ हैं, ठीक है जी। और इन्होंने बाद में स्केड्यूल कास्ट फेडरेशन जो है वो बनाया था, और इन्होंने फॉर्मेशन करी थी रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया की। ये मेंबर भी रहे हैं वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, ये चेयरमैन रहे हैं ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, और ये मिनिस्टर भी थे नेहरू के फर्स्ट कैबिनेट आफ्टर इंडिपेंडेंस। और 1951 में डिफरेंसेस जो है हिंदू कोड बिल पे जो है इन्होंने फिर रिज़ाइन कर दिया था, और इन्होंने 1956 में बुद्धिज़्म अडॉप्ट किया था, ठीक है।
अब दीनदयाल उपाध्याय जी जो है ये फुल टाइम आरएसएस के वर्कर थे 1942 से, और ये जो हैं मेंबर ऑफ भारतीय जनसंघ थे और जनरल सेक्रेटरी भी थे, और लेटर जो है प्रेसिडेंट बने थे भारतीय जनसंघ के। और इन्होंने जो है इंटीग्रल ह्यूमैनिज्म का जो है कॉन्सेप्ट दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये था संक्षेप में कि किस तरीके से एक पार्टी ने जो है डोमिनेंस जो उसकी रही थी। ठीक है, और फिर इवेंचुअली जो है इलेक्शंस हुए थे। ठीक है, तो अब हम आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। मैं आपसे अलविदा ले रहा हूँ, अगले चैप्टर में फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए टेक केयर, नमस्कार, बाय बाय।